गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर में यानी कि इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वह बन भी चुका है और चैनल पर अपलोड भी है। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। तो फिर इसमें समझते हैं यानी कि यह पार्ट 2 है। इसमें समझते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ही बारे में। ट्रांसफार्मर जो होता है या दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वह कई जगह लगा होता है, जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं वहां पर भी लगा होता है, और जहाँ रेलवे की OHE वायर पर भी लगा होता है, जगह जगह खंभे वगैरह पर लगे होते हैं। और बहुत यहाँ पर इलेक्ट्रिक उत्पादक क्षेत्र यानी कि जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहां पर भी लगा होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो काम होता है, यह काम क्या करता है यानी कि कम वोल्टेज यानी कि मान लीजिए हमारे पास वोल्टेज है 220 और इसको बदलना है 11,000 वोल्टेज में। यह है हमारा 220 वोल्ट, इसको चेंज करना है हमको 11,000 वोल्टेज में। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो इसका जो प्राइमरी कॉइल है यानी कि इसमें इसमें जो होगा फेरों की संख्या को हम ज्यादा कर देंगे, और इसमें जो होगा यानी कि प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या जो होगी ज्यादा होगी, और सेकेंडरी कुंडली में जो होगा वहां पर होगा फेरों की संख्या कम। इससे क्या होगा कि यह 220 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज तक यह बदल देगा। यहाँ पर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर किसी भी माध्यम में जुड़े नहीं होते। यहाँ से यहाँ तक जो होता है यह वायरलेस ही होता है। यह होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है या हाई लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। यानी कि जो धीमा करंट यानी कि मान लीजिए धीमा करंट कोई है 220 वोल्ट, उसको 11,000 वोल्टेज तक यह बढ़ा देता है, यानी कि उसमें बदल भी देता है। यह होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह हमारा काम क्या करता है कि लो वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। यानी कि इसमें जो होगा स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यहाँ पर जो होगा यहाँ पर फेरों की संख्या कम होगी। यानी कि मान लीजिए ठीक इसी के यह उल्टा हो जाएगा। 11,000 वोल्टेज को अगर हम प्राइमरी कुंडली में यानी कि इसमें देते हैं तो फिर यह हमको रिटर्न में देगा 220 वोल्टेज देगा। यह होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी कि यह वोल्टेज दोनों ट्रांसफार्मर की मदद से यानी कि वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब आइए समझते हैं यानी कि इसका कार्य, इसके अंदर की जो रचना थी वह ठीक इसी तरह से होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर यही जो होता है यही मेन होता है। बाकी सब वह जो बड़े बड़े से बक्से वगैरह अगल बगल लगे होते हैं वह उसको ट्रांसफार्मर को हल्का सा ठंडा रखने के लिए होते हैं। और जो उसमें ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरा जाता है वह होता है नेफ्था ऑयल। अब समझते हैं यानी कि इसका कार्य क्या है। यह कार्य जो है यह प्राथमिक कुंडली यानी कि यही जो हमारा NP है, यही यही होगा हमारा प्राथमिक कुंडली, और यह होगा NS। NS जो होगा वह होगा हमारा सेकेंडरी कुंडली। यानी कि N जो होता है, N फेरों की संख्या को बताता है। मान लीजिए यह इसको हम ऐसे अगर हम कम कम भी कर देते हैं, यानी कि इसको कम भी कर दें और इसको ज्यादा कर दें, तो फिर यह हो जाएगा हमारा जो होगा यह हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर हम इसी को ही बदल बदल करके यहाँ पर अगर हम ऐसे रख दें तो फिर यह हो जाएगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर का जो मेन कार्य होता है या वोल्टेज को केवल और केवल कम या ज्यादा करता है। अब समझते हैं यानी कि इसका कार्य जो होता है यह प्राथमिक कुंडली यानी कि मान यही है NP। P से होता है प्राइमरी, इसी को कहते हैं प्राथमिक कुंडली। मान लीजिए यहाँ पर है प्राथमिक कुंडली, इसमें हम जो मेन धारा यानी कि जो मेन धारा को हम देते हैं वह देते हैं AC करंट को। AC करंट को इसमें जब देते हैं, AC करंट को यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, यानी कि इसको जब देते हैं तो फिर द्वितीय कुंडली में
तो फिर करंट काम क्या करता है, यहाँ से ऐसे घूम करके आ गया, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो फिर यह धीरे से द्वितीय कुंडली को भी प्रेरित करेगा, यानी कि यह द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्रिएट करेगा, यानी कि वहां पर उत्पन्न करेगा। या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, किसके कारण उत्पन्न होता है, यानी कि यह कार्य जो करता है यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फर्स्ट यानी कि जो एनपी होता है यह होगा हमारा प्राइमरी कुंडली, यानी कि यहाँ पर यह होगा हमारा प्राइमरी कुंडली। और सेकंड यानी कि यह होगा हमारा सेकेंडरी कुंडली। और सेकेंडरी कुंडली में यानी कि सिर्फ और सिर्फ चुंबकन तो होता है, यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही उत्पन्न होता है। यह जो होगा यानी कि एसी करंट जो होगा वह यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि यह मैग्नेटिक फील्ड को ही बनाता है। इसके कारण यह कुंडली जो होती है यह भी प्रेरित हो जाती है। यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है वह होता है ईपी व ईएस। तो फिर फैराडे के नियम के अनुसार जो होगा यानी कि ईपी बराबर हो जाएगा माइनस एनपी। एनपी मतलब ये होता है हमारा वो प्राइमरी कुंडली, यानी कि प्राइमरी कुंडली एन जो होता है उसके फेरों की संख्या को बताता है, डी फाई बटे डी टी। यह हो जाएगा फैराडे के नियम के अनुसार फर्स्ट समीकरण यानी कि पहला समीकरण। और ई एस बराबर हो जाएगा माइनस एन एस बटे एन एस, यानी कि एन एस जो होगा या सेकेंडरी कॉइल यानी कि सेकेंडरी कुंडली हो जाएगा डी फाई बटे डी टी। यह होगा हमारा दोनों समीकरण। अब समझते हैं यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार समीकरण फर्स्ट व सेकंड यानी कि इनको भाग देने पर क्या होता है। यह हो जाए हमारा ईपी बराबर प्लस एनपी होगा, क्योंकि यह भाग देना है तो फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस एनपी यानी कि प्राइमरी कुंडली और डी फाइव बटे डी टी। अब यहाँ पर हम भाग देंगे यानी कि यही फिर हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा एन एस डी फाइव बटे डी टी। यहाँ पर बराबर हो जाएगा हमारा ई एस यानी कि ई एस इसके बटे में। और यह हो जाएगा यानी कि डी फाइव कट जाएगा, अब बचेगा हमारा यानी कि यह आ जाएगा हमारा ईपी बटे ई एस और बराबर हो जाएगा एनपी बटे एन एस। आर यह जो है यह समानुपात यानी कि परिनमन अनुपात है, यह आर हो जाएगा हमारा। यानी कि ईपी यही होता है हमारा मेन ट्रांसफार्मर का सूत्र, यानी कि यही हो जाएगा हमारे इसी सूत्र के आधार पर सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। समझते हैं यानी कि उसी फैराडे के नियम के अनुसार यानी कि जो सूत्र बना था यानी कि जो सूत्र था वह यही था ईपी बटा ई एस बराबर एन पी एन एस बराबर, यानी कि आर जो होता है परिणामन अनुपात होता है। आर का मान अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होगा अगर आर का मान 1 से अधिक है, यानी कि आर का मान जो होगा 1 से अधिक है तो फिर यह होगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर 1 से कम है, 1 से कम अगर इसका मान होगा तो फिर यह हो जाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर 1 पर ही रुक गया तो फिर यह ट्रांसफार्मर हो ही नहीं सकता, यानी कि तब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर या बन ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो होता है यानी कि जो मेन इसका जो कंपोनेंशियन होता है यानी कि जो इसकी मेन कुंडली होती है उसमें उसके फेरों की संख्या में एक कम या ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ दोनों बराबर ही हो जाए तो फिर यह ट्रांसफार्मर जो होगा यह बन ही नहीं सकता। यानी कि बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं अगर हमको 220 वोल्ट ही चाहिए, मेन लाइन जो होगा 220 ही चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं चाहिए, तो फिर हम ट्रांसफार्मर लगा करके ही क्या करेंगे जब 220 मिल ही रहा है। घर वगैरह में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं यानी कि वह जो होता है वह स्टेपलाइजर होता है, उसका जो सेटअप बॉक्स होता है वह ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें उसका मैकेनिज्म जो होता है वह थोड़ा सा अलग होता है। घर वगैरह में जो ट्रांसफार्मर वो सॉरी
स्टेबलाइजर लगे होते हैं उसके मान को यानी कि उसके उसमें प्राइमरी कुंडली में यानी कि यहाँ पर जगह-जगह पर जो होता है मेन तार निकाल कर के खटके जोड़ भी दिए जाते हैं। यह होता है पहले के स्टेबलाइजर में यानी कि उसको खटके से धीमे या कम या ज़्यादा वोल्टेज को किया जा सकता था। लेकिन अब जो ट्रांसफार्मर यानी कि अब जो स्टेबलाइजर आ रहे हैं वह ऑटोमाइज्ड स्टेबलाइजर आ रहे हैं, यानी कि जब वोल्टेज इधर से बराबर मिलेगा तभी हमको वोल्टेज वह भी देंगे, वरना उसका जो एमसीबी होता है वह गिर पड़ता है। यानी कि वोल्टेज जब ज़्यादा होगा तो फिर वह एमसीबी जो है गिर जाएगा। अब आइए समझते हैं ट्रांसफार्मर में जो है ऊर्जा की हानि। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा की हानि होती है यानी कि सबसे पहले आ जाता है हमारा तांबा हानि। यानी कि जो तांबे का तार होता है यानी कि जो कॉपर, उसमें इतना इतना पतला पतला जो तार होता है उसमें इतना ज़्यादा लपेटा जाता है लगभग कि ट्रांसफार्मर में 500, 600, 800 यानी कि 1-1 किलोमीटर का तार जो होता है वह लपेटा जाता है। इतना ज़्यादा मात्रा में जो होता है लपेटा जाता है। यानी कि इतना लपेटने के कारण इसमें जब हम एसी करंट यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा को जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो फिर तो जब उसमें चलता रहता तो फिर यह क्या होता है, कुछ ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगते हैं, यानी कि ऊष्मा के रूप में वह हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। कभी-कभी ट्रांसफार्मर में यही गर्म होने के कारण जो होता है आग भी लग सकता है। यानी कि जो गर्म होता है यह होता है हमारा जो होता है तांबा हानि, यानी कि इस गर्म होने के कारण यह जो होता है जल भी सकता है। लेकिन यह बहुत ही रेयर केस में होता है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर को मान लीजिए कि जैसे कि 24 घंटे लगातार लाइट वगैरह देने का भी हो और गर्मी वगैरह का मौसम भी हो, यानी कि इसलिए गर्मी वगैरह में जो दोपहर के समय में होता है लाइट वगैरह को काट दिया जाता है। तो फिर यह हो गया हमारा तांबा हानि। यह तांबा हानि जो होता है यह जब बहुत देर तक यानी कि जब लगातार बिजली ही रहती है तो फिर यह ट्रांसफार्मर जो होता है गर्म होने लगता है। तो फिर यह हो गया हमारा तांबा हानि, यानी कि इसको तांबा हानि को रोका जा सकता है, पर या क्या करें, मजबूरी भी ऐसी आ जाती है, यानी कि तांबा हानि को रोक नहीं सकते। क्या है कि अगर इसको तांबा हानि को रोका भी जाए तो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक ही साधन होते हैं, यानी कि चांदी जो तार होता है वह चांदी का तार यहाँ पर लगा दिया जाए, कॉपर की जगह पर चांदी का तार। लेकिन अब करेंगे क्या, जो होता है चांदी जो होता है वह काफी महंगा आता है, इसलिए उसको नहीं लगाया जाता है फिलहाल। लेकिन यह जो होता है तांबा हानि बहुत ही रेयर केस में होता है। और आप समझते हैं यानी कि भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि जो होती है यानी कि भंवर धारा हानि में इसमें ऊर्जा के रूप इसमें भी उष्मा के रूप में कुछ क्षय हो जाती है, यानी कि ट्रांसफार्मर में कभी-कभी देखे होंगे आवाज वगैरह आने लगता है, यानी कि वह भंवर धारा होती है, यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स इसमें बनता है तो फिर धीरे-धीरे इस कुंडली को भी प्रेरित करता है, यानी कि यह लगातार उसमें बनता रहता है, इस कुंडली को भी प्रेरित करता है। यानी कि भंवर धारा हानि जो होती है यह वोल्टेज को कभी-कभार देती है नहीं, यानी कि कम ज़्यादा कर देती है। इसलिए भंवर धारा जो होती है काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें फिलहाल इसको रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए जो होता है पतले-पतले यानी कि लोहे का लौह, यानी कि जो लोहे का रोड जो काफ़ी ज़्यादा पतला करके लगा भी दिया जाता है। यह जो होता है इसको रोका जा सकता है, यानी कि जो लोहे का जो पतला-पतला रोड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर में मतलब कि रख भी दिया जाता है। यानी कि अ, उतना मोटा, यानी कि एक साइज का इतना मोटा जो होगा यह क्रोड को नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर जो होगा पतले-पतले क्रोड को लगा देंगे, इससे जो होगा भंवरधारा हानि नहीं होगी। समझते हैं यानी कि फ्लक्स हानि। इसके बाद जो होगा हमारा ट्रांसफार्मर वाली यह जो टॉपिक होगा वह समाप्त हो जाएगा। यानी कि यह फ्लक्स हानि जो होती है या एसी करंट जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं इसका यानी कि युग्मन, यानी कि यह दोनों आपस में कभी भी टच नहीं होते, इसी कारण से फ्लक्स हानि होती है। यानी कि यह जो होगा इसका युग्मन युग्मन पूर्ण जो पूर्ण होता है, यानी कि यह पूरा नहीं होता, इसी कारण से फ्लक्स हानि होता है। यानी कि फ्लक्स हानि को रोका नहीं जा सकता है। इसके
इस फ्लक्स हानि को अगर यहाँ रोक भी दिया जाए तो फिर इसके आगे जो हमारा करंट है यानी कि जो विद्युत है वह आगे नहीं जा सकता, इसलिए फ्लक्स हानि को रोका नहीं जा सकता। और यह जो होता है इसके इसका जो युग्मन होता है यानी कि जोड़ा इसका जो होता है यह कभी भी पूरा नहीं होता। अगर यहाँ पूरा भी हो जाए तो फिर वोल्टेज वोल्टेज हमको मिलेगा ही नहीं।